ओके, हेलो हेलो हेलो, सबको आवाज़ आ रही है? वेरी नाइस। सो जैसा कि आप लोग पोस्टर देख रहे होंगे, तो आज जो है हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या रहेगा इसमें? थ्योरी रहेगी। आज थ्योरी नहीं की जाएगी, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन देके फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे अच्छे, और क्वेश्चंस सीबीएसई लेवल के साथ साथ हम आईआईटी और नीट की क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा कि आपको आईआईटी और नीट की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अटेम्प्ट करने की जो एक प्रैक्टिस है या कह सकते हैं तरीका है, वो आपको सिखाया जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सेट्रा प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग 600 बीसी में एक फिलोसफर हुए करते थे थाल्स, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, दो ऑब्जेक्ट को रब किया, एक अंबर और उस वूल से रब किया। तो उन्होंने देखा कि जब दो अंबर को एक साथ लाया गया या दो वूल को एक साथ लाया गया तो वो रिपल कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। 600 बीसी तक एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बस एक फिलॉसफी दी गई। फिलॉसफी मतलब एक ऐसी बात जो कि एक्सपेरिमेंटल किया गया और फिर उसको अगर लिख दिया गया तो आपको उसको मानना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस अगर हम पढ़ते हैं तो भगवान राम के बारे में जो चीज़ लिखी जाती है वो एक फिलॉसफिकल थॉट है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। धर्म से रिलेटेड है, आप हम उसको मान लेते हैं कि हाँ किसी ने लिखा होगा तो सही बात होगी क्योंकि बहुत पुरानी बात है। वैसे एक फिलॉसफिकल है और इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस को लिया, रब किया और फिर उसके एक नेचर को स्टडी किया। उन्होंने नेचर को स्टडी किया। उसके बाद जो सेकंड पर्सन आते हैं इसी चीज को और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जितने भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस थे उसको उन्होंने रब किया और उसके बाद उसकी एक लिस्ट बनाई कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। एक कन्वेंशन बनाया उन्होंने। अब सबसे सिंपल बात यह है कि चार्ज को प्रोड्यूस करने की सबसे सिंपल टेक्निक है कि आप उसको रब करें। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लास्टिक का पेन है और ये मेरा क्लॉथ है, मैं इसको रब करूंगा तो आफ्टर सम टाइम इस पे कुछ चार्ज एक्वायर्ड होगा और कुछ चार्ज मेरे क्लॉथ पे भी एक्वायर्ड होगा। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, 19th सेंचुरी आई और थोड़ा और साइंस एटॉमिक मॉडल आया, तो वहाँ पे कहा गया कि जब हमने इसको रब किया, रब करते समय चूंकि ये मैटर है तो एटम से बना तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो व्हेन वी रब इट दिस सब एटॉमिक पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी। ओके, गेट अ काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेन था, so when we rub, for example this is a cloth, ये हमारा पेन था, तो एटॉमिक लेवल पे क्या होगा कि मान लीजिए दिस इज द एटम ऑफ पेन, जब हमने इसको रब किया तो ही गेट सम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था उसको भी काइनेटिक एनर्जी मिला और वो अपने एटम को छोड़ दिया, लूजली पैक इलेक्ट्रॉन जो है। और वो जो है फॉर एग्जांपल ये क्लॉथ का एटम है उसमें जाके जंप हो गया। अगेन ये सारी चीजें एक क्लोज
सिस्टम के अंदर हो रही है। ऐसा क्यों कहा क्लोज सिस्टम? क्योंकि आगे ये प्रॉपर्टी कही गई कि चार्ज जो है वो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इट नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। यहां ट्रांसफर हुआ बट नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन 0। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे +1 का चार्ज आया और यहां पर -1 का चार्ज आया। ठीक है, थोड़ा और पहले पीछे जाते हैं, इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऊपर जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। आपकी बुक में एक लिस्ट दी गई है 16 एलिमेंट का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो कन्वेंशन बनाया, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। पहले पे है आपका मान लीजिए प्लास्टिक, रबर और फिर ले लेते हैं हम लोग स्किन। सो बेंजामाइन के अनुसार अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को रब किया, प्लास्टिक और रबर को रब किया, तो फर्स्ट पे पॉजिटिव आएगा और सेकंड पे नेगेटिव आएगा। सेकंड एंड थर्ड को रब किया, रबर और स्किन को रब किया, तो सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और स्किन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट और थर्ड को रब किया तो फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और थर्ड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली वो जो है प्रूफ करके बनाए। और यहां से फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया गया। यहां से फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया गया। ये क्या कहता है? पहला, देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ चार्ज। देयर आर ओनली 2 kind of charge. First is positive and second is negative. And like charge repel each other. Second point, like charge repel each other and unlike charge attract each other. Second point, like charge repel each other and unlike charge attract each other. For a sake of knowledge आप एक लिस्ट लिख सकते हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था। उसमें पहले नंबर पे था आपका, आपके बुक में ऐसा अरोरा बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे था आपका फर, सेकंड नंबर पे आपका था फनल, थर्ड सीलिंग वैक्स। ये छोटे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि 4 एलिमेंट आपको दे दिया जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिस्ट से और आपको बताना होगा किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा। फोर्थ ग्लास, CUT ऐसे एग्जाम्स में आ सकता है। 5 कॉटन, NDA में भी आ सकता है। 6 पेपर, 7 सिल्क, 8 ह्यूमन बॉडी, 9 वुड, 10 मेटल, 11 रबर, 12 राइजन, 13 अंबर, 14 सल्फर, 15 इबोनाइट एंड 16 गुटा पर्चा। लगभग ये 16 एलिमेंट उनके पास थे, उन्होंने एक लिस्ट बना दी। अब इसमें से कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव अगर आप लेते हो, इफ यू टेक एनी 2, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग glass, if you are taking glass and paper,
and rub it, then glass will get positive charge and paper will get negative charge. Or if you take a paper and metal and rub paper and metal, you will get paper get positive charge and metal get negative charge. This is the convention. But you already know that metal is electropositive according to modern atomic model. Is it clear? Okay, let's come to again introduction of charge. Little bit theory, थोड़ा आपको और समझाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे. Okay. So electric charge. Charge is the fundamental intrinsic property of matter. Charge is fundamental inbuilt intrinsic property of matter. It is a basic property of matter. It is a basic property of matter. Charge can be produced by three methods: friction, conduction and induction. Charge can be produced by three methods. फ्रिक्शन सब सिंपलेस्ट मेथड जैसे मैंने आपको रब करके दिखाया, ठीक है, दैट इज रबिंग, बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन. इन फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ. So when we rub the glass rod and silk, it is by the Benjamin Franklin, glass rod will get positive charge and silk cloth will get negative charge. Animal fur and plastic rod, when we rub, animal fur get positive charge and plastic rod get negative charge. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम, इसको आप पढ़ लेंगे. It was observed that if two glass rods rubbed with a wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. Similarly, the two plastic rods rubbed with the cat fur repel each other. On the other hand, the plastic rod attract the glass rod. ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है. Okay? Again, like charge repel and unlike charge attract. Electroscope is a device which is used to detect whether the body is charged or uncharged body. It is a simple device made of gold foil. So क्या करते हैं हम? In this we take a beaker, for example हमने एक कंटेनर ले लिया, कुछ ऐसा, इसमें कोई वैक्यूम नहीं होगा. We take a metal rod, यहां पर हम दो गोल्डन लीफ लगा देंगे, बिकॉज ये बहुत पतली होती है गोल्डन लीफ, बहुत इजिली रिएक्ट कर सकती है जब इस पर चार्ज आएगा. यहां पे कोई भी वैक्यूम नहीं है, अरे कोई भी एयर नहीं है, वैक्यूम है, खाली है ये. अब यहां से हम कोई भी चार्ज बॉडी को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ये मेटल है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर, और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये गोल्डन लीफ क्या होगी, रिपल करेगी और ये फ्लिप करके ओपन हो जाएगी. This setup is known as electroscope. This setup is known as electroscope. And electroscope आपको नेचर ऑफ चार्ज नहीं बताता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस क्या बताता है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है. कुछ ऐसा डिवाइस दिखता है, ठीक है. ओके, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा था कि हम आपको नोट्स कैसा देंगे. फर्स्ट तो आपको क्लास में नोट्स सारी लिखवाई जाएंगी. सेकंड, एक आपको नोट्स दिया जाएगा कुछ इस तरह से. दिस इज अ हैंड रिटन नोट्स
जिसमें आप देखेंगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह से आपको जो है प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिया जाएगा इन दिस फॉर्मेट। बेटर तो ये होता, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्लास में ही याद कर लीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। मतलब क्लास में जो मैं लिखवाता हूँ दी बेस्ट नोट्स होता है। बट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेंड, आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आपको नोट्स नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, नोट्स रद्दियों के भाव मिलता है और कोई पढ़ता नहीं है प्रिंटेड नोट्स। बेस्ट नोट्स होता है जो आप क्लास में लिखते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती हैं चीजें। ओके, इज इट क्लियर? वेरी नाइस। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, अब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि कराने के बाद सीधे मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल ही कंसर्न था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, जिसको बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स भाई साहब ने पहली बार बड़ी मेहनत करके एक डिवाइस बनाया जिसको टॉर्सन बैलेंस डिवाइस बोलते हैं, और उन्होंने चार्ज पे कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम 1736 to 806। बहुत पूजनीय है, भगवान है ये ना होते तो आप कैसे पढ़ते चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिल्क एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया गया, बट उसमें जो चार्ज आया वो किसने बताया, कितने अमाउंट में? भाई साहब थे हमारे कूलम्स भाई साहब। कूलम्स भाई साहब ने टॉर्सन बैलेंस नाम की एक एक्टिविटी की गई, जिसको आप लोग हायर क्लास में, मतलब जो आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आपको लैब में कराया जाएगा। कूलम्स लॉ ऑन द एनालॉजी ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे एक लॉ बनाया गया, उसी को मद्देनजर रखते हुए अगेन दिस लॉ वाज एक्सपेरिमेंटल। मतलब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और फिर अपनी रीडिंग बनाई, और उस रीडिंग से उन्होंने एक नियम बनाया, और आज तक उस रीडिंग को और उस नियम को किसी ने गलत साबित नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी ये वैलिड है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ का? पहला, इसका थ्योरी। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन, वो भी कैसा? वेक्टर डेरिवेशन, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। If you go through the previous year question, you will definitely get the vector derivation, vector notation of Coulomb's law. And third, numerical based on Coulomb's law or formula. और वो ज़माना चला गया बच्चे जब आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछा जाता था। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स को मिक्स करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपने ढंग से 11th नहीं की है तो 12th आपको बहुत ही परेशान करने वाली है। बहुत सारे बच्चों को 12th पढ़ा रहा हूं मैं, पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, और मैं ये बोल बोल के थक गया हूं कि 11th बच्चा अच्छा कर लो, अच्छा कर लो, अच्छा कर लो, बट क्या कर सकते हैं, किड्स आर किड्स।
11th उनकी किस में जाती है? मौज मस्ती में, नई दोस्ती, नई यारी, दोस्त नए नए बनते हैं, एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो नए नए शौक भी आते हैं। कुछ रिजल्ट का वेट करते हैं कि 3 महीने 2 महीने जब रिजल्ट आएगा तो स्ट्रीम लिया जाएगा या स्ट्रीम चेंज किया जाएगा। अब क्या बताऊं मैं आई एम फेड अप, फिर मैंने छोड़ दिया हाल पे। ये जो बच्चा होता है ना 10th से 11th में जो मूव करता है, ये अपने आप को सुपर हीरो समझता है। क्या समझता है बेटा? सुपर हीरो। और वो जब वो पीसीएम ले लेता है तो उसके दिमाग में आता है कि मैं तो आईआईटी पहुंच जाऊंगा, और जब वो पीसीबी ले लेता है तो कहता है कि भैया मैं तो एम्स पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 10th उसको इजी लगी रही होती है। 10th उसके लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि 10th की साइंस लगती है कि भाई दुनिया साइंस है। 11th में समझ आता है कि भाई 10th की साइंस क्या चीज़ है। अब वो जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं समझ आएगा। कब समझ आता है बेटा? जब समय निकल जाता है, तब उनको समझ आता है यार टीचर सही कह रहा था। तो 11th की स्टार्टिंग के 3 महीना 3 मंथ दे वेस्ट इन वेटिंग ऑफ रिजल्ट और दोस्ती यारी में। उसके बाद उनके पेपर शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें वेस्ट। आपको अगर 50 बच्चे से अगर आप पूछोगे तो 50 बच्चे में से आपको 45 बच्चे ऐसा बोलेंगे कि उनका 11th बर्बाद। यार तुम 11th बर्बाद करके आप अपने आप को सोच रहे हो कि तुम आईआईटी पहुंच जाओगे या सो कॉल्ड बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर लोगे। कैसे? सोचो कैसे, थिंक अबाउट दैट। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये आपसे आपकी तपस्या मांगती है, मेहनत करना पड़ेगा। और तपस्या करने को आप रेडी नहीं हो। आप चाहोगे कि YouTube से वीडियो देख लें, XYZ की वीडियो कोर्स देख के पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो यार तो सबका हो जाना चाहिए था फिर तो। बात समझो ना, 25 लाख बच्चे 25 lakh kids are preparing for IIT प्लस नीट। केवल नीट में ही 25 लाख बच्चों ने तो फॉर्म भरा इस साल। 25 लाख तो नीट में भरा है, और मान लेते हैं 15 लाख आईआईटी के लिए और 10 लाख स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो ये भी 25 लाख हो गया। कितना हो गया? 50 लाख। तो 50 लाख बच्चे जो हैं वो नीट और पीसीबी के तो हैं। 50 लाख आर फॉर मेडिकल मीन्स पीसीबी एंड पीसीएम। और इस 50 लाख में से लगभग 40 लाख बच्चे यूट्यूब, नीट, ऑनलाइन दुनिया भर का एक्टेक कंपनी का कोर्स पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। आप दूसरे मत पूछो, क्या आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके बिल्डिंग में, आपके क्लास में, आपके स्कूल में क्या कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल आपको अभी तक मिला कि जो ऑनलाइन पढ़ा हो और उसका सो कॉल्ड ये सारे नीट और आईआईटी के एग्जाम निकल गए हो? भाई मैंने तो नहीं देखा। जब आपके बैच में 50-50 हजार 1-1 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कैसे डाउट पूछोगे भाई? कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे? पागल हो गया तुम लोग? कभी नहीं निकलेगा तुम्हारा। करते रहो अपना समय वेस्ट एक्टेक पे। अब बच्चे तो चलो बच्चे ही हैं, पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, या उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी अपने टाइम पे। एक्टेक सपोर्ट हो सकता है ना। अगर ये एक्टेक इतने ही सक्सेसफुल थे तो ये सारे के सारे एक्टेक ऑफलाइन सेंटर क्यों खोल रहे हैं? उनको पता है 5 साल बाद एक्टेक बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्टेक का रिजल्ट 0 है। बेटा आप जो रिजल्ट देखते हो ना वो इसलिए क्योंकि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया और आप सेलेक्ट हो जाओगे तो छाप देंगे वो। भाई मेरे घर में मेरे नोन के तो जितने भी डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं वो कोई भी एक्टेक से नहीं पढ़ते हैं, वो सब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे जहाँ जाए।
This year my brother-in-law got a 99.96 in a JEE January attempt. He purely offline kids. ऑफलाइन में पढ़ता है वो, उसने कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं किसी का भी, बिकॉज व्हेन यू टेक द ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो, बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड. अगर आपको आईआईटी में जाना है, मान लीजिए आईआईटी दिल्ली में जाना है, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, दिस इज द टॉप 3 आईआईटी, एंड आईआईटी कानपुर ऑल्सो एंड खड़गपुर ऑल्सो. यू गेट, आपको टॉप 100 रैंक में आना पड़ेगा इनमें कंप्यूटर साइंस लेने के लिए. आप कैसे आ सकते हो टॉप 100 जब आप इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस में हो, यूट्यूब पे हो, एक्टेक पढ़ रहे हो, 10-10 लोगों का कोर्स खरीद लिए, आपने कोर्स कंप्लीट किया टाइम पे. आप तो 3 महीने तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हो, 6 महीने तक तो आप काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हो, 3 महीना हो गया आपका चीजें खत्म ही नहीं हुई, सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ. सिलेबस खत्म हो गया तो रिवाइज नहीं हो पाया. ऐसे भी बच्चे हैं इनका सिलेबस तो खत्म हो गया टाइम पे, बट वो रिवाइज नहीं कर पाए उस स्पेस से. तो शायद ये जो बहुत ही भयंकर समस्या है ना, इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है. मोहित त्यागी शार्क टैंक में आए थे और उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया तो मजाक बना दिया गया. सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल्स इन शार्क टैंक. एनीवे, आप लोग करो, जब आपके खराब हो जाएंगे तो वापस तो आप आओगे ही हमारे पास, वो तो है, वो तो दुनिया की रीत है. जब आपका खराब हो जाएगा रिजल्ट तो आप खुद वापस आओगे घूम के, तब हम आपसे पूछेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ बच्चों का रिजल्ट खराब होते हुए. ब्राइट स्टूडेंट जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते थे, बिकॉज ऑफ दिस एक्टेक एंड डिफरेंट सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कोर्सेज में फंस के खराब कर दिए, फिर वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं. गुड. आप लोग ऐसे करने से क्या कर रहे हो, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ता आप आसान कर दे रहे हो, उनके लिए आप कंपटीशन कम कर रहे हो. बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए ऐसा. एनीवे, लेट्स कम टू कूलम्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, आफ्टर टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, आप यूट्यूब पर जाना, टॉर्सन बैलेंस की वीडियो देख लेना. आपके 12th में या एकेडमिक लेवल पे कोई जरूरत नहीं है. व्हेन यू डू द बीटेक और बैचलर इन फिजिक्स तो आपको मिलेगा वो सेटअप आपके कॉलेजेस में. सबसे पहले बात को की कूलम्स लॉ बेस्ड ऑन पॉइंट चार्ज. फॉर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ही एज्यूम दैट चार्ज इज जस्ट अ पॉइंट, बहुत छोटा सा चार्ज, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा होता है. जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो 1 मोल अगर आप सब्सटेंस लेते हैं तो आपको 6 एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.2 समथिंग 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स आपको मिलता है, जिसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं. ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 6.22 समथिंग होता है. फिर टेक अ पॉइंट चार्ज. So according to Avogadro, according to Coulombs, the force exerted by charge 2 on 1, the force exerted by charge 2 on charge 1 and the force exerted by charge 2 on by 1 is equal to directly proportional to product of charge, directly proportional to product of charge and inversely proportional to distance between them. So when you combine these two equation 1 and 2, when you combine equation 1 and 2, you will get force is directly proportional to product of charge and square of distance
between them. When you replace directly proportional symbol, you will get force is K times Q1 Q2 upon R square, where K is Coulomb's constant or proportionality constant. The value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. In NEET examination, dimension of K is asked. नीट के पेपर में बेटा आपसे डायमेंशन पूछा गया था कूलम्स कांस्टेंट का. दिस इज योर होमवर्क. जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज लेट मी नो. ओके, सो कैन वी राइट F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Where epsilon naught is the permittivity of free space. Permittivity of a free space. What is permittivity? Again, it is the characteristics property of matter which oppose the flow of charge field. If you clearly see the formula, you will note that force is inversely proportional to permittivity. Force is inversely proportional to permittivity. Permittivity of free space, इसकी वैल्यू है 1. ये कांस्टेंट वैल्यू है 1. इसलिए force between two charge in air or vacuum is maximum, and the permittivity of water is 81, and that's why the force between two charges when it's placed into water is is 1 upon 81 times less than force in air. Because if you increase the permittivity, the force will be decreased. Inverse relation is there. I hope it is clear. आपको वैल्यू याद रखनी है परमिटिविटी की. इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, and the unit is also asked in a NEET examination, that is Newton meter square per coulomb square. Okay, Newton meter square per coulomb square. Okay, sorry, this is the unit for value same, but this is unit for constant, and the permittivity unit is coulomb square Newton per meter minus 2. This is the unit for value and unit for permittivity of free space. Let's take very small simple numerical for one day examination that was asked on directly on the like CUT exam, NDA and SSC exam. एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. For example, you have a charge Q1 that is minus 6 microcoulomb and Q2 charge that is plus 9 microcoulomb, and the distance between is 0.05 meter. Then calculate the force between them. Because this is opposite charge, the nature of force is attractive, but the amount of force, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे F is equal to Q1 Q2 upon R square K. Okay, the value of K is 9 into 10 power 9. Okay, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा. This is not epsilon. Where is? Okay, let's correct it. This is, sorry, this is the value
of 1/4 pi epsilon naught, that is k. Let be clear. The value of epsilon naught is in air is 9 into permittivity of free space, 9 into 10 to the power 12 coulomb square Newton per meter square. Okay, and this is करेक्टेड. इसको करेक्ट कर लेते हैं वैल्यू, क्योंकि ये ये वैल्यू याद रखना जरूरी है, वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में स्टार्टिंग में दिया जाएगा. द वैल्यू ऑफ के इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. माय बैड, मैंने वैल्यू स्वैप कर दिया था, बट ये वैल्यू आपको क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन वाले जब आप पेपर देने जाओगे तो स्टार्टिंग में दिया जाता है. बट फॉर अ बेटर आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जाती है. Okay, is it clear? Fair enough. This is 12. Okay, minus 12. Okay, let's come to this numerical. F is equal to 9 into 10 to the power 9 into 6 microcoulomb. So on 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb into 10 to the power minus 6 coulombs into 9 into 10 to the power minus 6 coulomb upon 0.05 मीटर होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहां लगाए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर NCERT CBSE लेवल. A pendulum of mass 80 milligram. For example, this is pendulum. For example, this is pendulum whose mass is 80 milligram. 80 milligram mass is 80 milligram. Convert into kg, so 80 into 10 to the power minus 6 kg. Carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in horizontal uniform. When an electric field is applied, let's say this is move like this, क्योंकि electric field force apply करता है. Electric field is applied, how much? That is 2 into 10 to the power 4 volt per meter. Find the tension in the string of pendulum and angle it make with the horizontal. Very good question. समझिएगा. तो मान लीजिए this is tension T, this is theta angle. So when you draw a line parallel to this thread, this is again theta angle. When you resolve T, you will get T cos theta, and this side in horizontal T sin theta. Again from class 11, resolving of vector and FBD diagram आपको class 11 में सिखाया गया है. And in downward direction you will get mg, its mass, and in this direction electric field is applied. For this question, electric field is F upon Q naught, which is give you F force is Q into E. Q is, suppose that Q naught is charge on this pendulum. Okay. So इसमें आपको दो चीज निकालनी है. फर्स्ट आपको टेंशन निकालना है एंड सेकेंड थीटा निकालना है. तो बैलेंस करें अगर, तो आप देखें ध्यान से, T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड T sin थीटा इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E. इज इट क्लियर? इट इज क्लियरली विजिबल.
So when you divide, you will get tt, that is tan theta is equal to m into g, सॉरी फेयर इनफ, साइन थीटा ऊपर होगा टेन थीटा के लिए, साइन थीटा ऊपर होगा और ये इस तरह टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई अपॉन एम इंटू जी, वेर क्यू नॉट इज चार्ज. हाउ मच चार्ज? Okay, that is 2 into 10 to the power minus 8 into E is electric field, that is 2 into 10 to the power 4 upon mass is 80 milligram converted into kg and G is 9.8. When you solve this, you will get theta is equal to 30 degree. When you solve this, you will get theta is equal to 30 degree. And for tension, take this equation or any equation, just take this equation, that is T cos 30 degree is equal to mg, that is 80 into 10 power minus 6 and G is 9.8. By solving this, you will get the tension produced in a string. I hope this question is easily understandable and you are able to crack it. The tension is 8.81. After solving T, you will get 8.81 into 10 to the power 4 Newton. ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर है इसका डायरेक्ट, तो मैंने लिख दिया, बाकी आप कैलकुलेशन सॉल्व करके चेक कर सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन may be asked in your CBSE examination. CBSE examination. This type of question may be asked in your CBSE examination, even your CUET examination, even your NEET examination, even in NDA also in the form of MCQ. A very highly equipped and highly concept based क्वेश्चन ये था. ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैंने अटैच किए हैं. अभी फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर को रोकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा. अगेन वेरी स्मॉल क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूं होमवर्क के लिए, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा और फिर मेरे को बताइएगा. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं. A two similar charge, okay, let's understand the question. A two similar charge equally identical metal sphere A and B repel each other. आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पे चार्ज भी सेम है, लेट्स से Q and Q, they repel each other with force of 2.0 into 10 power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere, एक और चार्ज हम ले आए, लेट्स से दिस इज चार्ज A एंड दिस इज B. एक और चार्ज ले आए C जो कि अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है. रब विथ A एंड देन प्लेस बिटवीन दिस आफ्टर रबिंग. तो चूंकि आइडेंटिकल है तो फॉर एग्जांपल Q/2 एंड Q/2 चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग. Then place at middle between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. तो A इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में FCA, B एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में FCB एंड FCA must be equal to FCB, मतलब according to Newton Coulomb's law, because Coulomb's law satisfy the Newton's third law. इसको आप अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और मुझे आप बताएंगे. कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं इसको अगले लेक्चर में कवर करूंगा. ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़ाने हैं, बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस कराना है मुझे, बहुत सारे IITs के क्वेश्चंस कराने हैं मुझे आपके लिए. सो अभी बहुत सारी वीडियो फिजिक्स की आपके लिए लाई जाएंगी, हाई क्वालिटी वीडियो लाई जाएगी. और ट्रस्ट मी, जिस लेवल का कंटेंट मैं रेडी कर रहा हूँ इधर करोल बाग सेंट्रल दिल्ली में कोई नहीं पढ़ा रहा है. ठीक है, सो जुड़िए हमारे बैच के साथ
और अपने फिजिक्स की जो जर्नी है उसको स्मूथ बनाइए। बाकी जितने लोग पढ़ा रहे हैं आप वहाँ जाएं, पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट करें। इट इज़ अप टू यू ब्रो, दैट्स योर चॉइस ब्रो। थैंक यू सो मच।